रिफ्रैक्शन के कुछ क्वेश्चंस की अब हम प्रैक्टिस शुरू करते हैं। ठीक है, जैसे सबसे पहला एक क्वेश्चन दिया गया है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ गिवन पीस ऑफ ट्रांसपेरेंट क्वार्ट्ज इज ग्रेटेस्ट फॉर रेड, वॉयलेट, ग्रीन और येलो। तो बेटा एक सिंपल सी बात समझो, वाइट लाइट में ये 7 कलर पाए जाते हैं एंड इफ यू मूव फ्रॉम वॉयलेट टुवर्ड्स रेड देन द वेवलेंथ इंक्रीजेस। द मिनिमम वेवलेंथ इज ऑफ वॉयलेट एंड द हाईएस्ट वेवलेंथ इज ऑफ रेड। ठीक है, एज वी नो दैट कि वेवलेंथ किसी मीडियम में जो दी जाती है लाइट की वो होती है एयर की वेवलेंथ डिवाइडेड बाय उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो कुल मिला के जो वेवलेंथ है किसी भी मीडियम में किसी भी कलर की वो उस मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो ध्यान से देखिएगा, जब हमें पता है कि वेवलेंथ जो है वो बेटा मिनिमम है किसकी, वॉयलेट की, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होगा वो किसका, मैक्सिमम होगा, ऑब्वियसली वॉयलेट का। तो याद रखना सबसे ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वॉयलेट का और सबसे कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रेड का। ठीक है, तो आंसर इज वॉयलेट। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि द स्पीड ऑफ लाइट इन द ग्लास ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 इज इतना, in a certain liquid the speed of light is 2.5 into 10 to the power 8 the refractive index of the liquid is। ठीक है, तो सिंपली ये भी आप लिख सकते हो कि लाइट की जो स्पीड होती है मीडियम में दैट इज एयर में उसकी स्पीड डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम। ठीक है ना, तो अगर मैं मीडियम में लाइट की स्पीड जो है, और इससे ये बात पता पड़ रही है कि मीडियम में जो लाइट की स्पीड होती है वो भी मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। अगर मैं दोनों मीडियम्स में लाइट की स्पीड जो हैं वो v1 और v2 मानूं तो उनका जो रेशो होगा v1/v2 वो n2/n1 के बराबर होगा। n2/n1 मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दोनों मीडियम का। तो पहले v1 में बात कर लेता हूँ, लाइट की स्पीड जो है v1 वो है ग्लास में इतनी, और ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5, दूसरे लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n2 यानी कि 2.5, तो उसमें मुझे v2 निकालना है। तो मैं यहाँ से क्या लिख सकता हूँ, v1 पहले स्पीड 2 into 10 to the power 8 अपॉन v2 मुझे निकालना है, इक्वल टू n2 मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2.5 अपॉन n1 यानी कि 1.5। सॉल्व कर लीजिए वैल्यू, सिंपली आपके पास वैल्यू आ जाएगी, कुछ बचा नहीं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर दिया गया है कि अ बीम ऑफ मोनोक्रोमैटिक ब्लू लाइट ऑफ वेवलेंथ 4200 एंगस्ट्रॉम इन एयर ट्रेवल्स इन वाटर having refractive index 4/3, its wavelength in water is। तो simply as we are aware about this thing, the wavelength of any color in medium is wavelength of that color in air divided by refractive index of medium। So wavelength of blue in air is 4200 angstrom divided by what is the refractive index of medium, it is 4/3, so it comes out to be 3/4 into 4200 angstrom। So what is this value, 3 into 1050 है ना, 4520 angstrom, so it comes out to be 3150 angstrom। okay, C is the correct answer। now critical angle of light passing from glass to water is minimum for critical angle। तो बेटा सिंपली एक बात समझना, क्रिटिकल एंगल जो होता है वो क्या होता है, साइन इनवर्स ऑफ रेयरर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपॉन डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो यहाँ पर जो रेयरर मीडियम है दैट इज़ वाटर और डेंसर मीडियम है दैट इज़ ग्लास। ठीक है, तो क्रिटिकल एंगल इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 1/n रिलेटिव में लिख सकता हूँ। ये n रिलेटिव क्या है, n रिलेटिव है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर। तो आप देख सकते हो जो क्रिटिकल एंगल है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आ रहा है, और जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो वेवलेंथ के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो वो चाह रहा है क्रिटिकल एंगल सबसे ज़्यादा हो, तो क्रिटिकल एंगल सबसे ज़्यादा तब होगा जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे कम होगा, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे कम तब होगा जब वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होगी। तो वेवलेंथ सबसे ज़्यादा किसकी होती है, रेड की। वेवलेंथ सबसे ज़्यादा किसकी होती है, रेड की। तो वेवलेंथ अगर रेड की सबसे ज़्यादा है तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे कम होगा और उसका क्रिटिकल एंगल सबसे मिनिमम पूछ रहा है ना, क्रिटिकल एंगल क्रिटिकल एंगल वो मिनिमम पूछ रहा है। तो क्रिटिकल एंगल सबसे कम चाहिए अगर, तो जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो सबसे ज़्यादा होना चाहिए, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज़्यादा किसका होता है, वॉयलेट का, वो अभी बात कर ली थी।
तो वॉयलेट का जो क्या कहते हैं क्रिटिकल एंगल है वो सबसे कम होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम A is 2 into 10 to the power 8 meter per second, and then in medium B is 2.4 into 10 to the power 8 meter per second. The critical angle of incidence for light tending to go from medium A to medium B is, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो फिर से बेटा कहानी क्या है कि VA अपॉन VB इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ B अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ A। तो वेलोसिटी इन A इज 2 into 10 to the power 8 and velocity in B is 2.4 into 10 to the power 8 and it is NB upon NA. So it comes out to be NB upon NA की जो वैल्यू आएगी 20 upon 24 यानी कि 45246। ठीक ना, अब जो क्रिटिकल एंगल होता है, क्रिटिकल एंगल सिंपली क्या होता है, साइन इनवर्स ऑफ रेयरर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो यहाँ पर रेयरर मीडियम कौन सा होगा, सिंपली आपका B है। लाइट A से B में जा रही है तो ऑटोमेटिकली समझ रहे हैं कि B वाला जो है वो रेयरर मीडियम है। तो B अपॉन NA, तो साइन इनवर्स ऑफ 5/6। सो आंसर B इज करेक्ट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ रे ऑफ लाइट ट्रैवलिंग इन वाटर इज इंसिडेंट ऑन इट्स सरफेस ओपन टू एयर। The angle of incidence is theta, which is less than the critical angle. Then there will be only a reflected ray and no refracted ray. Only a refracted ray and no reflected ray. Both reflected ray and refracted ray are present, and angle between them is less than 180 minus 2 theta or greater than 180 minus 2 theta. तो देखो ध्यान देते हैं, जब बेटा लाइट डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में जाती है तो इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ये पता है रिफ्रैक्शन में इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ठीक है, और अगर लाइट का जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है, अगर लाइट का जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो क्रिटिकल एंगल से कम है, लाइट का जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो क्रिटिकल एंगल से कम है, तो ऐसे केस में लाइट जो है वो सिंपली रिफ्रैक्ट होती है। सिंपली क्या होती है, रिफ्रैक्ट होती है। सिंपली क्या होती है, रिफ्रैक्ट होती है। अब ध्यान से बात समझना। लेकिन लाइट जो है, मैंने बताया कि जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट जाती है तो सिर्फ और सिर्फ रिफ्रैक्शन अकेला नहीं होता है, रिफ्लेक्शन भी होता है। उस सरफेस पे थोड़ी सी जो लाइट है वो रिफ्लेक्ट भी होती है, थोड़ी सी जो लाइट है वो रिफ्लेक्ट भी होती है। अब जब लाइट जो है अगर इंसिडेंस एंगल क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा हो गया तो सारी की ही सारी लाइट रिफ्लेक्ट होने लगती है, रिफ्रैक्ट कुछ भी नहीं होती है। लेकिन वो तब होता है जब एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा हो, और अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से कम है तो रिफ्लेक्टेड लाइट ये येलो वाली और रिफ्रैक्टेड लाइट ये वाइट वाली दोनों प्रेजेंट होंगी, दोनों प्रेजेंट होंगी। ठीक, चलिए देख लेते हैं। अच्छा, अब लाइट का जो ओरिजिनल पाथ है बेटा, लाइट का जो ओरिजिनल पाथ है वो इस तरीके से होना चाहिए, ये लाइट सीधी ऐसे जानी चाहिए थी, इसको आगे बढ़ा दिया मैंने। ठीक है, चलो अब ध्यान देना, ये येलो, ये वाइट और ब्लू वाली जो लाइन है, ये जो टोटल एंगल है, ये वाला जो एंगल आएगा, अगर मैं ध्यान से देखना, ये जो एंगल है ब्लू वाला, ठीक है, इसको अगर मैं मान लो बीटा कह दूँ, मान लीजिए बीटा कह दूँ, ब्लू वाला जो एंगल है बीटा, तो ये कितना होगा 180 माइनस 2i, है ना। ये ध्यान से देखिएगा, इस वाइट वाली लाइन से लेके ब्लू वाली लाइन तक का टोटल एंगल कितना होगा 180 डिग्री। यहाँ से लेकर यहाँ तक का टोटल एंगल 180 डिग्री। उसमें से ये एंगल कितना है i प्लस आई 2i, तो 180 में से 2i सब्ट्रैक्ट हो गया तो ये बचा हुआ एंगल है 180 माइनस 2i, 180 माइनस 2i। लेकिन हमें इस एंगल में इंटरेस्ट नहीं था, हमसे बोला गया था जो इंटरेस्ट हमें जहाँ जिस एंगल में लेना था वो था रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड रे के बीच का एंगल। मतलब कि ये वाला जो एंगल है, ये इतना जो एंगल, इतना, इसको अगर मैं अल्फ़ा कह दूँ, इसको अगर मैं अल्फ़ा कह दूँ, तो आप देख सकते हो ना, ये जो ग्रीन वाला एंगल है ये ब्लू वाले एंगल से तो छोटा है ना, ये अल्फ़ा है और ब्लू वाला बीटा है, तो अल्फ़ा इज़ लेसर देन बीटा है ना, ठीक है ना। तो इसलिए अल्फ़ा इज़ लेसर देन 180 माइनस 2i, और अपने केस में एंगल ऑफ इंसिडेंस है कितना, थीटा, तो अल्फ़ा इज़ लेस देन 180 माइनस 2 थीटा। सो आंसर इज़ सी, करेक्ट आंसर इज़ सी। ठीक है, चलिए एक बार इसको अगर नहीं समझ में आया तो दोबारा से डायग्राम जब मैं बना रहा हूँ उसको दोबारा से एक बार पीछे जाकर देखिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि व्हेन लाइट इज इंसिडेंट ऑन द इंटरफेस ऑफ ग्लास एंड एयर एज शोन इन द फिगर,
इफ द ग्रीन लाइट इज जस्ट टोटली इंटरनली रिफ्लेक्टेड देन इमर्जिंग रे इन एयर कंटेन, सॉरी बेटा ये बोल रहा है कि डेंसर मीडियम ग्लास में वाइट लाइट जा रही है, किसी एंगल पे मान लो गिर रही है, तो वो जिस एंगल पे गिर रही है उस एंगल पे ये जो ग्रीन लाइट है ये जस्ट इसका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री आ रहा है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री आ रहा है। तो वो ये पूछ रहा है कि ऊपर वाले यहाँ पर ये जो दूसरी एयर है, एयर वाले मीडियम में, ऊपर वाले मीडियम में कौन कौन से कलर जो हैं वो पहुँचेंगे, ऊपर वाले मीडियम में जो है कौन कौन से कलर्स जो हैं वो पहुँच जाएंगे। ठीक है, तो अब सिंपल सी बात समझना, मान लो बेटा ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है ये 45 डिग्री है, 45 डिग्री है, तो इसका मतलब ये है ग्रीन कलर के लिए क्रिटिकल एंगल 45 डिग्री हो गया, ग्रीन कलर के लिए क्रिटिकल एंगल जो है वो 45 डिग्री हो गया। अब हमें पता है कि ये जो क्रिटिकल एंगल होता है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आने वाला है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आने वाला है। ठीक है, अब दूसरी बात, तो इसका मतलब ये है कि अगर मैं येलो, ऑरेंज और रेड की बात करूं तो येलो, ऑरेंज, रेड की जो वेवलेंथ होती है, येलो, ऑरेंज, रेड की जो वेवलेंथ होती है बेटा वो ग्रीन से ज़्यादा होती है, वो ग्रीन से ज़्यादा होती है। तो इसीलिए इनका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, येलो, ऑरेंज, रेड का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा वो ग्रीन से कम होगा, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। तो अब बेटा ध्यान से देखो, अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्रीन का ज़्यादा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्रीन का ज़्यादा है और येलो, ऑरेंज, रेड का कम है, तो जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है उसका क्रिटिकल एंगल कम होगा, उसका क्रिटिकल एंगल कम होगा। या अगर मैं उल्टा बोलूँ कि जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है उसका क्रिटिकल एंगल ज़्यादा होगा, उसका क्रिटिकल एंगल ज़्यादा होगा। तो इसका ये मतलब है कि क्रिटिकल एंगल जो है येलो, ऑरेंज, रेड का वो ज़्यादा होगा ग्रीन से, क्रिटिकल एंगल जो है येलो, ऑरेंज, रेड का वो ज़्यादा होगा ग्रीन से। तो ग्रीन वाली लाइट जो है वो तो 45 डिग्री पे ही उसका सिंपली क्या होने लगा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री हो गया। तो इसका ये मतलब है कि येलो, ऑरेंज और रेड जो हैं उनका क्रिटिकल एंगल 45 से भी ज़्यादा होगा। वो येलो, ऑरेंज, रेड वाले जो कलर हैं, येलो, ऑरेंज, रेड वाले जो कलर हैं वो बेटा जब 45 डिग्री से ज़्यादा पे लाइट गिरेगी तब जाके ये इस तरीके से पैरेलल हो पाएंगी येलो, ऑरेंज, रेड वाली, जब उनका एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो 45 डिग्री से ज़्यादा होगा, जब उनका एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो 45 डिग्री से ज़्यादा होगा। तो अभी तो लाइट सिर्फ 45 पर ही गिर रही है, सिर्फ 45 डिग्री पे ही इंसिडेंट हो रही है ना बेटा। तो इसका मतलब है येलो, ऑरेंज, रेड वाले जो कलर होंगे वो अभी भी ऊपर वाले मीडियम में पहुंच रहे होंगे। सो आंसर इज येलो, ऑरेंज, रेड, सिंपली येलो, ऑरेंज, रेड इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, वायलेट, इंडिगो, ब्लू का क्या हो रहा होगा, समझ ही गए होगे फिर क्या हो रहा होगा। ठीक, चले बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A diver in a lake wants to signal his distress to a person sitting on the edge of the lake flashing his waterproof torch. He should direct the beam. देखो बेटा, मान लो ये एक लेक है, मान लीजिए ये एक लेक है और यहाँ पर कोई एक पर्सन बैठा हुआ है, यहाँ पर कोई एक पर्सन मान लीजिए बैठा खड़ा जो भी है। ठीक है, अब अंदर जो है वो डाइवर है, उसके पास एक टॉर्च है। तो टॉर्च को उसे किस तरह से प्रोजेक्ट करना चाहिए। तो बेटा सिंपल सी बात है ना, उस टॉर्च से लाइट जो है इस पर्सन की आंखों तक पहुंचनी चाहिए, उस टॉर्च से लाइट जो है इस पर्सन की आंखों तक पहुंचनी चाहिए। तो उसका तो सिंपल एक ही तरीका है ना कि इस टॉर्च से जो लाइट इंसिडेंट होगी मीडियम पे, इस टॉर्च से जो लाइट इंसिडेंट होगी मीडियम पे वो रिफ्रैक्ट होगी फिर अवे फ्रॉम द नॉर्मल। वाटर से एयर में ये डेंसर मीडियम है, ये रेयर मीडियम में, तो डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जब लाइट जाएगी तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल मुड़ेगी ना, तो इस तरीके से मुड़ेगी, इस तरीके से लाइट मुड़ेगी, तो फिर मुड़ेगी तो उसकी आंखों तक पहुंचेगी। लेकिन अगर यही इस लाइट का एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा होता तो सारी की सारी जो लाइट है वो रिफ्लेक्ट होती, ना कि रिफ्रैक्ट होती, वापस उसी मीडियम में, वाटर में वापस लौट आती। इसीलिए आंसर शुड बी सी, एट एन एंगल टू द वर्टिकल विच इज स्लाइटली लेस देन द क्रिटिकल एंगल। देखो बेटा, नीट का जो एग्ज़ाम है वो ऐसा कोई डिफ़िकल्ट एग्ज़ाम कभी आता नहीं है। नीट के जो एग्ज़ाम्स होते हैं अभी तक जितने भी पेपर हुए हैं, अगर आप कहें कि डिफ़िकल्टी लेवल, तो डिफ़िकल्टी लेवल ईमानदारी से नहीं होता है। फिज़िक्स की पर्टिकुलरली बात करूं, डिफ़िकल्टी लेवल नहीं होता है। नीट में आपको सिंपली एक डिसिप्लिन्ड आपका टाइम टेबल होना चाहिए कि हाँ भैया हमने इतना इतना सिलेबस है वो ढंग से कवर किया है।
सिलेबस कवर होना चाहिए। नीट के एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए आपका सिलेबस अच्छे से कवर होना चाहिए, आपको सारे फॉर्मूले अच्छे से याद होना चाहिए। देखो आईआईटी का जो एग्ज़ाम क्वालिफाई करना होता है, तो आईआईटी के एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के लिए ये होता है कि यू मस्ट नो एवरीथिंग अबाउट समथिंग। 40-45% पे आईआईटी का एग्ज़ाम क्वालिफाई होता है, लेकिन नीट का क्वालिफाई करने के लिए यू मस्ट नो समथिंग अबाउट एवरीथिंग। ठीक है ना, मतलब सिंपल सी भाषा में मैं कहूँ कि आईआईटी के एग्ज़ाम के लिए आपको काफ़ी चीज़ें डिटेल में पता होनी चाहिए, लेकिन नीट में फिजिक्स के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा डीप नॉलेज नहीं होनी चाहिए, लेकिन हाँ एटलीस्ट उसका फॉर्मूला याद होना चाहिए, एटलीस्ट उसका कंसेप्ट कानों में सुना हुआ होना चाहिए। बहुत ज़्यादा डिटेल में क्वेश्चन कभी नहीं आते हैं। तो बस इसमें क्या चाहिए, इसमें डिसिप्लिन चाहिए। और वैसे भी यार लाइफ में डिसिप्लिन तो होना ही चाहिए, कैजुअल तो कपड़े भी आते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A transparent solid cylindrical rod has a refractive index of इतना, it is surrounded by air, a light ray is incident at the midpoint of one end of the rod as shown in figure, the incident angle theta for which the light ray grazes along the wall of the rod is। थीटा की वैल्यू बतानी है जिस पे ये लाइट जो है वो सिलेंडर की वॉल पे जस्ट ग्रेज करे। मतलब क्या है समझाता हूँ, देखिए देखते जाइए। ये लाइट जो है वो यहाँ पे थीटा एंगल से इंसिडेंट की गई, ये एंगल कितना है थीटा। ठीक, अब रेयरर से डेंसर मीडियम में गई है तो टुवर्ड्स द नॉर्मल मुड़ गई। ये वाली जो लाइन है ये नॉर्मल का काम कर रही है ना, टुवर्ड्स द नॉर्मल मुड़ गई, ऐसे कहीं मुड़ गई। अब यहाँ पे अगर मैं नॉर्मल ड्रॉ करूँ, तो वो ये कह रहा है इस क्वेश्चन में कि अब जो लाइट है वो इस सिलेंडर की इस सरफेस के पैरेलल हो जाए। ग्रेज करने का मतलब यहाँ से बस टच करते हुए निकले। तो ऐसे केस में वो क्या कह रहा है कि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है वो 90 डिग्री हो जाए। अब ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है वो 90 डिग्री है और ये वाला एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन r मान लो। तो बेटा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन तो 90 डिग्री तब होता है ना जब एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल हो। जब एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या हो, क्रिटिकल एंगल हो। हाँ, तो वो यही कहना चाह रहा है कि ये एंगल क्रिटिकल एंगल, और ये मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया तो ये एंगल तो 90 डिग्री हो ही गया। ट्रिग्नोमेट्री से आप यहाँ से ये चीज़ समझ सकते हो कि r जो होगा वो सिंपली 90 माइनस सी आ रहा होगा। इसको चाहो तो इक्वेशन फर्स्ट कह लो। अच्छा, क्रिटिकल एंगल निकाल भी लेते हैं दोस्त। क्या होगा क्रिटिकल एंगल जो होगा वो होगा साइन इनवर्स ऑफ रेयरर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, बाहर एयर है, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 डिवाइडेड बाय डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। लाइट जिसमें ट्रेवल कर रही है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 2/√3। तो IC इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ √3/2। सो IC इज इक्वल टू साइन थीटा की वैल्यू √3/2 तब आती है जब थीटा की वैल्यू 60 डिग्री हो। IC कह लो, मैंने C से डिनोट किया है ना क्रिटिकल एंगल, तो C यूज़ कर लेते हैं रेदर देन यूजिंग द IC। तो C इज 60 डिग्री। तो बेटा R की वैल्यू कितनी हो गई, R की वैल्यू 90 माइनस C यानी कि 90 माइनस 60 इक्वल टू 30 डिग्री। अब बाहर वाली सरफेस पे यहाँ पे जो रिफ्रैक्शन हुआ है जब एयर से ग्लास में लाइट घुस रही थी इस जगह पे, then angle of incidence at that place is theta and the angle of refraction is 30 degree. So now to find the theta we just have to apply the Snell's law at that surface। ठीक है ना, तो by Snell's law क्या हो जाएगा, एयर में लाइट जा रही थी तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1, एंगल ऑफ इंसिडेंस थीटा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अंदर का सिंपली कितना है 2/√3 एंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इन दैट मीडियम इज 30 डिग्री, साइन 30। So sin theta is equal to 2/√3 into sin 30 comes out to be 1/2. So theta is equal to sin inverse of 1/√3। बस खत्म बात। तो sin inverse of 1/√3, D is the correct option। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। An air bubble inside a glass slab mu equal to 1.5 appears to be 6 centimeter deep when viewed from one side and 4 centimeter deep when viewed from the opposite side. The thickness of the slab is। देखो वो क्या कह रहा है कि एक स्लैब है, उस स्लैब में क्या है, एक एयर बबल है। स्लैब में क्या है, सिंपली एक एयर बबल है। अब इस एयर बबल को अगर हम एक तरफ से देखें, जो एयर बबल है मान लो यहाँ कहीं है, ठीक है, एयर बबल यहाँ कहीं, तो एक तरफ से उसकी ओरिजिनल जो डिस्टेंस है वो d1 है और दूसरी तरफ से उसकी जो डेप्थ है वो है मान लो d2 ओरिजिनल। तो स्लैब की जो थिकनेस हो गई वो हो गई d1 प्लस d2। ठीक, अब वो ये कह रहा है बेटा कि एक तरफ से देखने पे
बबल जो है वो 6 सेंटीमीटर डेप्थ पे नज़र आता है। एयर से अगर हम देखें, यहाँ से अगर हम देखें, इस जगह से देखें, तो बबल जो है वो हमें 6 सेंटीमीटर डीप नज़र आ रहा है। इसका मतलब है जो एपरेंट डेप्थ है वो 6 सेंटीमीटर है। तो बेटा यहाँ से रियल डेप्थ कितनी है, d1 मानी है, तो d1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, n रिलेटिव इंटू 6 सेंटीमीटर, n रियल वैल्यू d रियल इक्वल टू n रिलेटिव इंटू एपरेंट डेप्थ, ठीक है ना। अब n रिलेटिव वो कितना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रहा है, 1.5 बोल रहा है ना, तो 3/2 इंटू 6, तो इट कम्स आउट टू बी 9 सेंटीमीटर। सो d1 इज 9 सेंटीमीटर। अब यही बबल अगर हम यहाँ से देखें, यही बबल अगर हम यहाँ से देखें तो हमें वो कितने पे नज़र आ रहा है, इट इज़ एट डिस्टेंस ऑफ 4 सेंटीमीटर। सो द एपरेंट डेप्थ हियर इज, एपरेंट डेप्थ फ्रॉम दिस साइड इज 4 सेंटीमीटर। देन व्हाट इज द रियल डेप्थ, रियल डेप्थ इक्वल्स टू n रिलेटिव इंटू एपरेंट डेप्थ। तो n रिलेटिव इज 3/2 एंड एपरेंट डेप्थ इज 4, तो 2 to 4 इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, ठीक है ना। सो द वैल्यू ऑफ d1 कम्स आउट टू बी 9 सेंटीमीटर एंड d2 comes out to be 6 सेंटीमीटर। तो what is the value of d1 plus d2, 9 plus 6, 15 सेंटीमीटर। So actual depth, actual thickness of slab is d1 plus d2 which comes out to be 15 centimeter. So option C is the correct option. चलिए, let us move to next question. Up to what height water should be filled in a container 21 centimeter in height so that it appears half filled when viewed from the top of the container। यहाँ पे दो ऑप्शंस मिसिंग है, अपन आंसर निकालते हैं पूरा, ठीक है। चलिए देखो, एक बड़ी पुरानी कहावत है कि तुम्हें दिख रहा है कि ग्लास आधा खाली है, मुझे दिख रहा है ग्लास आधा भरा है, लेकिन दोनों सही बोल रहे हैं, जितना खाली है उतना ही भरा है। तो ये कहावत का यहाँ पर यूज़ है सिंपली, और कुछ नहीं है, ठीक है, समझना। वो ये कह रहा है कि पानी की हाइट जो है वो कितनी होनी चाहिए कि कंटेनर जो है आधा भरा हुआ दिखाई दे, जब हम ऊपर से देखें आधा भरा हुआ दिखाई दे। तो मान लो पानी जो है, वाटर जो है कंटेनर में x हाइट तक फिल किया गया है। तो अब यहाँ से अगर मान लो टॉप से कोई देखे, अच्छा x हाइट तक फिल किया गया है, तो खाली हाइट कितनी बची, 21 माइनस x। हाँ, अब वो क्या कह रहा है, टॉप से अगर कोई देखे, तो बेटा टॉप से अगर कोई देखेगा तो कंटेनर का बॉटम उसे कितनी डेप्थ में दिखाई देगा, है तो एक्चुअल x डिस्टेंस पे, वाटर की टॉप सरफेस से जो बॉटम है वो x डिस्टेंस पे है, बट उसे कितने पे दिखाई देगा, तो वो किससे दिया जाता है, d एपरेंट से। तो d एपरेंट इज इक्वल टू d रियल बाय n रिलेटिव, d रियल बाय n रिलेटिव, तो x अपॉन 4/3, सो इट कम्स आउट टू बी 3x/4। तो बेटा अगर हम टॉप से देखें तो हमें कंटेनर का जो बॉटम जो कि एक्चुअली x डिस्टेंस में है वो हमें कितने पे दिखाई देगा, 3x/4 पे, ठीक है। अब बेटा सिंपल कहावत पे ध्यान दो कि तुम्हें आधा ग्लास खाली दिख रहा है, मुझे आधा भरा दिख रहा है, तो दोनों सही तो बोल रहे हैं, दोनों के हिसाब से वैल्यू तो बराबर है ना। इसका मतलब है कि जितना भरा दिख रहा है उतना ही खाली है, या जितना खाली है उतना ही भरा है, यही तो मतलब हुआ आधा भरा आधे खाली का। तो इसका मतलब है जितनी डिस्टेंस पे उसे बॉटम दिख रहा है, यानी कि जितनी डिस्टेंस उसे पानी भरा हुआ दिख रहा है, एंड दैट इज 3x/4, उतना ही उसके अकॉर्डिंग खाली होना चाहिए। तो 21 माइनस x खाली है, तो बस खत्म। 3x इक्वल टू 84 माइनस 4x, 7x इक्वल टू 84, x इक्वल टू 12 सेंटीमीटर इज द करेक्ट आंसर। सो हाइट ऑफ वाटर शुड बी 12 सेंटीमीटर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। This question: a point source of light is placed at the bottom of a vessel containing a liquid of refractive index 5/3. A person is viewing from the source from above the surface. There is an opaque disc of radius 2 cm floating on the surface. Center of disc lies vertically above the source. The liquid from the vessel is gradually drained out through a tap. Maximum height of the liquid for which source cannot be seen at all from above. चलो देखना, ये कंसेप्ट है सिंपली सर्कल ऑफ इल्यूमिनेंस। अब ये सर्कल ऑफ इल्यूमिनेंस अगर किसी को नहीं पता हो तो वो यहाँ मैं पे एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, और यहीं पे उसी से क्वेश्चन ये सॉल्व हो जाएगा। देखिए, जैसे मान लीजिए आप जब किसी पानी में पड़े हुए कॉइन को देखते हो तो वो कॉइन आपको ऊपर की तरफ उठा हुआ दिखता है। क्यों? बेसिक रीज़न क्या है, सिंपली रिफ्रैक्शन, ठीक है। मान लो ये कॉइन है, मान लो ये बॉटम में कॉइन है, कॉइन हो गया सोर्स ऑफ लाइट, कॉइन क्या हो गया, सोर्स ऑफ लाइट, ठीक। अब बेटा ध्यान दीजिएगा कि इस कॉइन से काफ़ी सारी रेज निकलेंगी,
इस कॉइन से, सोर्स ऑफ लाइट से काफ़ी सारी रेज निकलेंगी। मान लो इस मीडियम पे इंसिडेंट हुई, मान लीजिए इस मीडियम पे इंसिडेंट हुई, तो अगर इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से कम है तो बेटा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी 90 डिग्री से कम होगा, रे यहाँ पहुँचेगी। लेकिन एक ऐसी रे भी होगी, कॉइन से निकलने वाली एक ऐसी रे भी तो होगी जिसका एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो एग्जैक्टली क्रिटिकल एंगल होगा, एग्जैक्टली क्रिटिकल एंगल होगा। तो ऐसे केस में एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। तो बेटा अगर कोई पर्सन जो है उस कॉइन को देख रहा होगा तो उसको एक रेंज डिफाइंड है ना, जिस रेंज में उसको वो कॉइन दिखाई देगा, एक पर्टिकुलर डिस्टेंस, एक पर्टिकुलर रीजन डिफाइंड होगा ना, जिस रेंज में उसको कॉइन दिखाई देगा। क्यों? क्योंकि अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस, अगर कोई ऐसी भी रे है बेटा, अगर कोई ऐसी भी रे है जिसका एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है, अगर कोई ऐसी भी रे है जिसका एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा है, तो वो रे तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में चली गई, वो तो उसकी आंखों में पहुंचेगी नहीं। तो बेटा उसको जो रीजन दिखाई देगा, उसको जिस रीजन में कॉइन दिखाई देगा वो सिर्फ इतना इतना है, वो सिर्फ इतना इतना यहाँ से शुरू होगा। तो ऐसी रे एक यहाँ पर भी तो होगी, लेफ्ट साइड में भी तो होगी इस तरीके की, जिस पे एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो क्रिटिकल एंगल बन रहा होगा। एक ऐसी रे यहाँ पर भी तो होगी, क्रिटिकल एंगल बन रहा होगा। एक ऐसी रे आगे की तरफ तुम्हारी तरफ भी तो होगी, एक ऐसी रे पीछे की तरफ भी तो होगी। तो ऐसे सारे पॉइंट्स को जब आप ज्वाइन कर दोगे ना तो वो रीजन जो है वो सर्कुलर बन जाएगा। इमेजिन करना पड़ेगा दोस्त, वो रीजन जो है वो कैसा बनेगा, सर्कुलर रीजन बनेगा। ठीक है, तो सिर्फ इस सर्कुलर रीजन में अगर वो पर्सन उस कॉइन को देखेगा तो दिखाई देगा, अदरवाइज नहीं दिखाई देगा। ठीक है, चलिए, तो यानी कि इस सर्कुलर रीजन को अगर मैं ढांक दूं, अगर इस सर्कुलर रीजन को भी अगर मैं ढांक दूं तो बेटा फिर तो कॉइन दिखने से रहा, फिर तो कॉइन नहीं दिखेगा। बाहर तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से नहीं दिख रहा था, और इतने रीजन के अंदर अंदर अगर मैं इसको ढांक दिया तो वो भी नहीं दिखेगा। तो वो यही कहना चाह रहा है इस क्वेश्चन में, वो यही करवाना चाह रहा है। देखना ध्यान से, ठीक है। वो कह रहा है कि डिस्क रख दी है कितने की, 2 सेंटीमीटर रेडियस की, डिस्क रख दी है कितने की, 2 सेंटीमीटर रेडियस की। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 5/3 एंड द सेंटर ऑफ डिस्क लाइज वर्टिकली अबव द सोर्स। ये डिस्क का सेंटर हो गया और ये तुम्हारा सोर्स हो गया। ठीक है, तो वो ये कह रहा है उसको दिखाई ना दे, नहीं दिखाई दे। तो दिखाई कब नहीं देगा, जब डिस्क का रेडियस जो होगा वो सर्कल ऑफ इल्यूमिनेंस के रेडियस के बराबर होगा। ये अभी जाना ना, उतना रीजन ढांक दे। तो ये वाला जो पॉइंट है, इस जगह पे जो रे ये गिर रही होगी उसका एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना होगा, क्रिटिकल एंगल। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना होगा, 90 डिग्री। ठीक है, अब ज्योमेट्री से ये अगर क्रिटिकल एंगल है तो ये भी एंगल कितना होगा, क्रिटिकल एंगल होगा। क्रिटिकल एंगल अच्छा आ कितना रहा है वो निकाल लेते हैं। साइन इनवर्स ऑफ रेयरर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर डिवाइडेड बाय डेंसर का, दैट इज 5/3। सो C इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स ऑफ 3/5। So C is equal to sin inverse of 3/5 is 37 डिग्री। अब नाउ ज्योमेट्री से ये हाइट जो है वो h है मान लो, सोर्स से लेके डिस्क तक की जो हाइट है वो h है मान लो। तो tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। सो tan C, tan 37 कितना होता है बेटा, 3/4, 2 upon h। So h comes out to be 8/3 centimeter. So B is the correct answer, 8/3 सेंटीमीटर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इसमें बोला गया है कि अ बीकर कंटेन्स वाटर अप टू अ हाइट h1 एंड केरोसिन ऑफ हाइट h2 सो दैट द टोटल हाइट ऑफ कॉम्बिनेशन इज h1 प्लस h2। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज इतना, केरोसिन इज इतना, तो एपरेंट शिफ्ट कितना हो। तो ये तो कॉम्बिनेशन ऑफ स्लैब वाला फॉर्मूला लगा दो सिंपली, आंसर भी हो गया, खत्म। नेक्स्ट, अ बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम हाइट ऑफ 20 मीटर अबव द सरफेस ऑफ वाटर इन अ लेक। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज इतना। A fish inside the lake in the line of fall of ball is looking at the ball. At an instant when the ball is 12.8 meter above the water surface, the fish sees the speed of ball. तो क्वेश्चन के डेटा पे जाते हैं ज़रा। वो ये कह रहा है कि 20 मीटर की हाइट से, ये वाटर की सरफेस हो गई मान लीजिए, थोड़ा और नीचे बनाते हैं, ये वाटर की सरफेस हो गई, 20 मीटर की हाइट से बॉल को ड्रॉप किया गया है, और वो स्पीड की बात तब कर रहा है जब बॉल की जो हाइट है वो 12.8 मीटर रह गई होगी। तो द रिमेनिंग डिस्टेंस टू बी कवर्ड इज 12.8 मीटर। सो
the ball has already covered the distance of 20 minus 12.8 and that is 7.2 मीटर आई थिंक, है ना, 7.2 मीटर। तो बॉल जब यहाँ पर है बेटा, इसकी वेलोसिटी मान लो v है, एक्चुअल वेलोसिटी जो है v रियल लिख देता हूँ मैं, तो v रियल कितनी हो जाएगी, √2gh फॉर्मूला फ्री फॉल का, √2gh, तो √g की वैल्यू 10, कितनी हाइट गिर चुकी है बॉल ऑलरेडी, 7.2, ठीक। सो दैट इज 144, so 144 is 12 meter per second. So actual velocity of ball is 12 meter per second and we have to find out the value of speed according to the fish which is inside water, ठीक है। So as we know that जब बेटा किसी और मीडियम में कोई ऑब्जेक्ट होता है और ऑब्जर्वर किसी और मीडियम में होता है, तो एपरेंट डेप्थ कितनी होती है, जितने पे वो दिखाई दे, दैट इज रियल डेप्थ अपॉन एन रिलेटिव, दैट इज रियल डेप्थ अपॉन एन रिलेटिव, ठीक है। तो इसी तरीके से अब आप इसको डिफरेंशिएट कर दो, इसको आप डिफरेंशिएट कर दो, तो एक्स का पोजीशन का चेंज इन पोजीशन क्या होता है बेसिकली विद रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दें इसको, तो चेंज इन पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या दे देगा आपको, वेलोसिटी। सो वी हैव टू फाइंड दैट एपरेंट वेलोसिटी अकॉर्डिंग टू दैट फिश एंड दैट इज रियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय एन रिलेटिव, ठीक। सो एपरेंट वेलोसिटी इज इक्वल टू real velocity is 12 meter per second. Now the object is in air and the observer is in water, है ना। ऑब्जेक्ट जो है वो कहाँ पर है, एयर में है, और ऑब्जर्वर जो है वो किस में है, वाटर में। तो ऑब्जेक्ट जिस मीडियम में उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1, ऑब्जर्वर जिस मीडियम में उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3। सो 4/3 इंटू 12 इट इज 16 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, इट इज 16 मीटर पर सेकेंड। So according to the fish, the speed of ball is 16 meter per second. Clear है ये बात, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। A ray of light is incident at the glass water interface at an angle I. It emerges finally parallel to the surface of water. The value of mu. कुछ नहीं है इसमें, सिंपली स्नेल्स लॉ है, ठीक है ना, सिंपली। तो बेटा पहले इस सरफेस पे स्नेल्स लॉ लगाते हैं, पहली सरफेस पे, तो R जो हो गया वो क्रिटिकल एंगल के बराबर हो गया एंड दैट इज साइन इनवर्स ऑफ रेयरर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपॉन डेंसर, तो 4/3। तो C इज इक्वल टू सिंपली साइन इनवर्स ऑफ 3/4। अब R की वैल्यू ये C है, तो ये भी कितना हो गया, ये भी वैल्यू C हो गई, ठीक है। हालांकि इसकी भी ज़रूरत नहीं थी, सिंपली वैल्यू ऑफ म्यू जी पूछ रहा है ना। अब स्नेल्स लॉ लगा दो, इसमें स्नेल्स लॉ लगा दो, ठीक है। सेकेंड सरफेस पे, नीचे वाली सरफेस पे स्नेल्स लॉ लगा दो, क्या हो जाएगा, म्यू जी साइन आई इज इक्वल टू, म्यू जी साइन आई इज इक्वल टू सिंपली कितना है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर का, 4/3 साइन आर, ठीक है, 4/3 साइन आर, ठीक है। अब सिंपली तो म्यू जी साइन आई इज इक्वल्स टू 4/3 साइन आर की वैल्यू साइन इनवर्स ऑफ 3/4, ठीक। सो म्यू जी साइन आई इज इक्वल टू 4/3 साइन ऑफ साइन इनवर्स हटाओ, सिंपली 3/4, तो म्यू जी साइन आई इज इक्वल टू 1। सो म्यू जी कम्स आउट टू बी 1/sin आई, बस खत्म चीज़, ठीक है ना, क्लियर। अगर आप नीचे वाली सरफेस से शुरुआत करते स्नेल्स लॉ की और आर की वैल्यू नहीं भी डालते, जो मैंने यहाँ पे 4/3 ये सब डाला है, तो आपका और आसानी से हो जाता, ठीक है। मैंने शुरुआत ऊपर वाली सरफेस से कर दी, कोई। चलिए इस क्वेश्चन पे आते हैं। इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि 2 ट्रांसपेरेंट स्लैब्स हैव द सेम थिकनेस, दोनों स्लैब की थिकनेस सेम है। एक बनी है मटेरियल X से जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है, और दूसरी बनी है 2 अलग अलग मटेरियल से Y और Z से, जिनके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है Y का नहीं दिया है, जो कि निकालना है, और Z का 1.6, और इनकी थिकनेस का जो रेशियो है T/3 और 2T/3। डेटा ये दिया है कि सेम नंबर ऑफ वेवलेंथ इनसाइड बोथ, दोनों स्लैब के अंदर सेम नंबर ऑफ वेवलेंथ है, सेम नंबर ऑफ वेवलेंथ है। तो बताओ Y का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होगा। तो बेटा एक बात समझना, यहाँ पे कंसेप्ट एक तो है ऑप्टिकल पाथ का। ऑप्टिकल पाथ क्या होता है, सिंपली कि अगर किसी मीडियम में लाइट ने x डिस्टेंस ट्रेवल की है इन टाइम इंटरवल t, अगर किसी मीडियम में लाइट ने x डिस्टेंस ट्रेवल की है इन टाइम इंटरवल t, तो उतने ही टाइम में लाइट जो है वो एयर में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, दैट इज म्यू एक्स, दैट इज म्यू एक्स। समझे
क्या मतलब है इसका? ये मतलब है कि अगर मैं बोलूं कि ये मीडियम है, ये एक स्लैब है जिसकी थिकनेस है मान लो टी, जिसकी थिकनेस है मान लो टी मान लो या डी मान लो, तो बेटा लाइट जो है इस मीडियम में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करी? डी। इस मीडियम में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करी? डी, किसी पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में। तो उसी पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में वो एयर में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगी? दैट विल बी म्यू डी, दैट विल बी म्यू डी एयर में। और म्यू क्या है? इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये सिंपल सी बात है, ठीक है। दूसरा फिर नंबर ऑफ वेवलेंथ की बात करें। नंबर ऑफ वेवलेंथ, नंबर ऑफ वेवलेंथ का फंडा क्या है? सिंपली तो एक सिंपल सी बात समझो कि जैसे मान लीजिए यहाँ पर ये जो एक स्लैब है मान लो, या कोई रीजन है, स्लैब व्लैब छोड़ो, ये कोई रीजन है, इसकी डिस्टेंस है मान लो डी, इसमें एक वेव गई, इसमें एक वेव गई, उसमें कितनी वेवलेंथ बनी वो दिखाता हूँ मैं। मान लो 1 2 और ये 3 वेव्स कंप्लीट हो रही हैं। एक यहाँ तक की, फिर एक यहाँ से यहाँ तक की इतनी, और फिर एक ये बची हुई। तो सिंगल वेवलेंथ की वैल्यू मान लो लैम्डा, तो यहाँ पे कितनी वेवलेंथ बन रही है? 3 लैम्डा, तो 3 लैम्डा कैन बी रिटन एज डी। ये दो सिंपल सी बात याद रखो, ठीक है। अब समझना, तो इन दोनों कंसेप्ट का इस्तेमाल करते हुए हम यहाँ पे लिखते हैं। वो कह रहा है कि जो नंबर ऑफ वेव्स हैं ऊपर वाले में और दूसरे वाले में, दोनों में सेम है। नंबर ऑफ वेव्स ऊपर वाले में और दूसरे वाले में सेम है। बेटा यहाँ पे देखो, यहाँ पर जो नंबर ऑफ वेव्स हैं वो कितनी बन रही थी? 3। तो 3 को अपन क्या लिख सकते हैं? डी अपॉन लैम्डा। 3 क्या है? नंबर ऑफ वेव, ठीक है, नंबर ऑफ वेव। तो पहले वाले में नंबर ऑफ वेव्स जो हैं उसको मैं क्या लिख सकता हूँ? टी अपॉन लैम्डा। लेकिन टी की जगह मैं क्या लिख दूंगा? म्यू टी। तो म्यू की वैल्यू कितनी है? 1.5 टी, कि वो मीडियम में स्लैब के अंदर वो डिस्टेंस टी ट्रेवल करेगी। लेकिन अगर स्लैब की जगह मैं एयर मानूं, तो वो कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगी? म्यू टी। और नंबर ऑफ वेव्स का फॉर्मूला क्या है? डिस्टेंस अपॉन वेवलेंथ। नंबर ऑफ वेव्स का फॉर्मूला क्या है? डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन वेवलेंथ, इक्वल टू दूसरे मीडियम में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स y का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू मान लेते हैं। कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगी लाइट? करस्पॉन्डिंगली t/3, म्यू t/3, और यहाँ पर साथ ही साथ नीचे लैम्डा, प्लस z की भी बात करें तो z का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.6, कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगी वो? 1.6 इंटू 2t/3, और जो वेवलेंथ की वजह से नीचे लैम्डा, ठीक है। तो यहाँ से सॉल्व कर लेते हैं। दैट इज 1.5 इज इक्वल टू म्यू प्लस 3.2/3, यही आएगा ना? 1.5, अच्छा यहाँ पे भी तो 3 है, ठीक है। तो यहाँ से क्या आया? 4.5 इक्वल टू म्यू प्लस 3.2। सो म्यू की वैल्यू जो आई वो कितनी निकल के आई? 1.3। तो y का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो कितना है? सिंपली 1.3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये क्वेश्चन दिया है, अ स्लैब ऑफ ग्लास ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 एंड थिकनेस 3 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड विद द फेसेस परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ अ कॉन्केव मिरर. If the radius of curvature of the mirror is 15 centimeter, the distance at which an object must be placed from the mirror so that image coincides with the object. समझना, वो क्या कह रहा है कि यहाँ पर एक है कॉन्केव मिरर, यहाँ पर एक क्या है? कॉन्केव मिरर. एक रखा है ऑब्जेक्ट, कॉन्केव मिरर के सामने एक रखा है कहीं पर ऑब्जेक्ट, लेकिन ऑब्जेक्ट और कॉन्केव मिरर के बीच में रखी हुई है एक स्लैब. ऑब्जेक्ट और कॉन्केव मिरर के बीच में रखी हुई है एक क्या? स्लैब. ठीक. स्लैब की जो थिकनेस है वो है 3 सेंटीमीटर और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.5. वो ये कह रहा है कि ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस जो है वो कॉन्केव मिरर से कितनी होनी चाहिए कि जो इमेज फाइनल है, जो फाइनल इमेज है वो ऑब्जेक्ट पर ही बने. तो बेटा ऑब्जेक्ट से रे डायरेक्टली कॉन्केव मिरर पे तो नहीं गिरेगी, ये बात समझ में आ रही है. ऑब्जेक्ट से रे पहले कहाँ जाएगी? पहले स्लैब में जाएगी. पहले जो है कहाँ जाएगी? स्लैब में जाएगी. स्लैब में जाएगी. फिर इसके बाद स्लैब में जब जाएगी तो स्लैब में जाने के बाद फिर वो जो है कॉन्केव मिरर पे पहुँचेगी. फिर जो वो है कॉन्केव मिरर पे पहुँचेगी. थोड़ा सा और जगह लेके बनाते हैं, एक सेकेंड. ऑब्जेक्ट से मिरर जो है वो कहाँ पे गिरेगी? स्लैब पे. फिर उसके बाद जो है वो कॉन्केव मिरर पे पहुँचेगी. ठीक. अब समझना मेरी बात ध्यान से.
वो चाह रहा है कि फाइनल इमेज जो है वो ऑब्जेक्ट पर ही गिरे, तो फाइनल इमेज जो है वो ऑब्जेक्ट पर ही गिरे तब होगा ना जब जैसे रे गई है वैसे ही वापस लौटे, जैसे रे गई है वैसे ही वापस लौटे, इस तरह से वापस लौटे। तो अब एक सिंपल सी बात समझना कि रे जो है मिरर पे किस तरीके, ऑब्जेक्ट कहाँ पर रखा होना चाहिए मिरर के लिए, सिर्फ कॉन्केव मिरर की बात कर रहा हूँ अभी मैं, कि कॉन्केव मिरर के लिए ऑब्जेक्ट कहाँ पर रखा हुआ होना चाहिए कि रे उसी रास्ते से वापस आ जाए। याद करो, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। अगर मिरर के केस में ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा हो तो इमेज वो वहीं बनाता है, लेकिन ये ऑब्जेक्ट डायरेक्टली मिरर से इंटरेक्ट नहीं कर रहा है। पहले ये किसके थ्रू गुजर रहा है, इससे जो रे है वो किसके थ्रू गुजर रही है, स्लैब से। तो स्लैब का काम होता है शिफ्ट करना। स्लैब शिफ्ट कितने से करेगी, t इंटू 1 माइनस 1 बाय एन रिलेटिव। t का मतलब थिकनेस, थिकनेस कितनी है 3, 1 माइनस 1 बाय एन रिलेटिव का मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ स्लैब दैट इज 1.5 इक्वल टू, एंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो मीडियम एयर है, इक्वल टू 3 इंटू 1 माइनस 2 बाय 3, सो 3 इंटू 1 बाय 3 इट कम्स आउट टू बी 1 सेंटीमीटर। मतलब कि ये जो स्लैब है ये चुपचाप से इस ऑब्जेक्ट को कितने से शिफ्ट कर देगी, 1 सेंटीमीटर से, और राइट डायरेक्शन में। राइट डायरेक्शन में क्यों करेगी, वो मैंने बताया ना कि इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में स्लैब करती है। तो जो ऑब्जेक्ट यहाँ जो है ना, ये मिरर के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा। ये जो है, ये ओ डैश जो है वो मिरर के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा। ये शिफ्ट कितना आया, 1 सेंटीमीटर। अब ये जो ओ डैश है वो इस कॉन्केव मिरर के सेंटर ऑफ कर्वेचर पे लाई करना चाहिए, क्योंकि मिरर के लिए ये कहा गया है कि वो फाइनल इमेज ऑब्जेक्ट की तभी बनाता है उसी जगह जब वो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा है। यानी कि ओ डैश से लेकर मिरर तक की जो डिस्टेंस है वो कितनी होनी चाहिए, 15 सेंटीमीटर। तो ओ डैश से लेकर मिरर तक की डिस्टेंस 15 सेंटीमीटर, उसमें ये 1 सेंटीमीटर और जोड़ दो तो ऑब्जेक्ट की मिरर से डिस्टेंस कितनी हो गई, 16 सेंटीमीटर। ये करेक्ट आंसर हो गया, 16 सेंटीमीटर इज द करेक्ट आंसर। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो लेंस वगैरह, प्रिज्म वगैरह से पहले बेसिक क्वेश्चंस पूछे जाते हैं रिफ्रैक्शन के। इस टाइप के ही बार बार आपको क्वेश्चंस मिलेंगे कई बार, तो मैंने कोशिश की है कि जितने पॉसिबल क्वेश्चंस हो सकते हैं रिफ्रैक्शन पे बेस्ड, एक एक क्वेश्चन हर किसी पे कराया जाए, ठीक है। तो इन्हीं को आप रिवाइज करिए, रिफ्रैक्शन पे बेस्ड इसी में से इस क्वेश्चन ज़्यादातर पूछे जाते हैं, ठीक है। चलिए फिर इसके आगे हम दूसरा टॉपिक